नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा। इस वक्त हम पहुंच गए हैं अरवल में। यहाँ पर हम खड़े हैं उमेराबाद उच्च विद्यालय में। यहाँ पर इलेक्शन स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है भीतर। अंदर जाने से पहले ही ज़रा आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें इस विधानसभा सीट के बारे में जो अरवल है। यहाँ पर अभी तक जो विधायक थे वो थे रविंद्र सिंह जो राजद से थे। अभी जो टिकट मिला है वो महागठबंधन की तरफ से महानंद प्रसाद को मिला है और बीजेपी की तरफ से दीपक शर्मा को मिला है। लोग बता रहे हैं कि टक्कर लोकल लोगों की है। अरवल वाले चाह रहे थे कि उनके जो विधायक हों वो उनके लोकल लोगों में से ही आए। तो ये दोनों लोग हैं चुनाव के मैदान में। हाल में ही जब कोरोना महामारी आई उसके बाद स्कूल दोबारा जब खुलने शुरू हुए, लोगों ने कहा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल उठते आए हैं काफ़ी समय से। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम टीचर्स से ही जाकर पूछें, वो टीचर्स जो इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। हाल में ही हमने बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं KNP वर्मा, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो टीचर्स हैं जिनकी भर्ती हुई है वो बहुत खुश हैं हमसे। तो आइए जानते हैं कि असल में वो कितने खुश हैं, क्या स्थिति है। ये रहा वो स्कूल, हम अंदर जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़े मुद्दे ये हैं, राजकर्मी का दर्जा हमें मिलना चाहिए, समान काम के बदले समान वेतन होना चाहिए। हम शिक्षक, नियोजित शिक्षक बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। जो हमारी नीड्स है ज़िंदगी में वो हमें पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक तरह का जब हम काम करते हैं, सरकार हमसे एक तरह का काम लेती है तो कई भिन्न भिन्न तरीक़ों से, भिन्न भिन्न तरह से वेतन क्या उसको कह लीजिए कि मतलब उसका कोई यही नहीं है कि वो चाइनीज़ वेतन है, वेतनमान उसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में। वो वेतनमान ढंग से है नहीं, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ निहित होनी चाहिए वो है नहीं। तो हम सरकार की इन दुरंगी पॉलिसियों से हम लोग परेशान हैं जी। उसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि पहले से जो वेतनमान हमारे शिक्षकों को दे था वो वेतनमान से अलग इन्होंने अलग शेड्यूल बनाया हुआ है, एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया है उस वेतनमान का, और वो हमें उपलब्ध करा रही है गवर्नमेंट। तो चाइनीज वेतन क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि मतलब उसका वो टिकाऊ नहीं है, इस वजह से उसको हम लोग चाइनीज़ वेतनमान कहते हैं। उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लाभ नहीं है, हमारे भविष्य नहीं है, और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एक नौकरी में तो वो एक्सपेक्टेशन जो है इस नौकरी से हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी तो हाल में ही शिक्षा मंत्री ने हमारे साथ तो एक बातचीत में कहा था कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत खुश हैं हमसे। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उस पर विशेष टीका टिप्पणी हम लोग करना भी नहीं चाहेंगे। हमारा कहना है कि हम अपने शिक्षक समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है और हमारे लिए क्या बेहतर होगा, और उस पर हम लोग अमल भी करेंगे इस इलेक्शन में। शिक्षा मंत्री KNP वर्मा जो है, मेरी कल उनसे बात हुई थी। तो जैसे हमने बताया ना, वो जैसे हमसे बोल रहे थे कि बिहार में शिक्षक बहुत खुश हैं। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है हमारे पास, बिहार में शिक्षक बहुत खुश हैं उन्होंने कहा। फिर उन्होंने हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया कि जब उन्होंने कहा था कि समान काम समान मानदेय का हाई कोर्ट क्या कहती है कि फैसला दिया था हाई कोर्ट ने, तो बिहार सरकार उनके खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गई थी और मुझसे KNP वर्मा ने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है और बिहार के शिक्षक बहुत खुश हैं। सर, सुविधा कहने के लिए अलग बात है, करने के लिए धरातल पे कुछ और है। मेरा कहना है कि आपको अगर हमारी मांगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो मेरी एक ही मांग है जो सारी मांगों की जड़ है, समान स्कूल शिक्षा प्रणाली। समान स्कूल शिक्षा प्रणाली में हमारा मानना ये है कि समाज के वैसे लोग जो समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, वैसे लोग सरकारी विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ में सुकमा का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि DM साहब ने अपने बच्चे का दाखिला कराया था सरकारी विद्यालय में। उस विद्यालय की रातों रात एक ही दिन में दशा और दिशा बदल गई। तो जो लोग समाज के वैसे लोग हैं, तो जो दशा और दिशा को बदल सकते हैं, तो वो लोग ही सरकारी विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका ज़्यादातर फोकस जो है प्राइवेट स्कूलों को खोलना, प्राइवेट स्कूलों में सुविधा उत्पन्न कराना और प्राइवेट स्कूलों को सारा ये करना, सरकारी स्कूलों पर तो देख नहीं रहे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि विधायक जी अगर एक बार जीत जाते हैं तो ज़िंदगी भर उनको पेंशन दी जाती है। वही विधायक जी MP बन जाते हैं तो उनकी भी पेंशन अलग से होती है, यानी विधायक बनने का पेंशन अलग, MP बनने का पेंशन अलग। अगर वो राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं तो
उनके साथ भी वही है, तीसरी पेंशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। हमारे कर्मी जब 40 साल नौकरी करके लौटेंगे तो क्या लेकर के लौटेंगे, अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुरानी पेंशन इतनी ही गंदी चीज़ थी, इतनी ही बुरी चीज़ थी, तो नेता पुरानी पेंशन, जो हमारी पुरानी पेंशन है, वो नेता क्यों ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें जिस तरह से, या जो बाद वाले जो कर्मचारी बहाल हुए हैं रेलवे में या आर्मी में या पुलिस में, उनको एनपीएस स्कीम से आच्छादित किया गया है, तो आप एनपीएस की स्कीम से क्यों नहीं आच्छादित होते हैं? एनपीएस जो है पेंशन प्लान, वो शेयर बाजार का पैसा है। अगर मेरा 70,000 सैलरी है, अगर एनपीएस में हमने पैसा लगाया हुआ है, तो रिटायर होने के बाद हो सकता है कि मुझे 700 रुपये भी मिले। शेयर बाजार का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो पैसे के बदले हमको बहुत कम लेना पड़ेगा। तो ये नेता क्यों नहीं एनपीएस लेते हैं? पुरानी पेंशन बहुत गंदी चीज़ मानते हैं, तो आप क्यों ले रहे हैं? आप भी तो एक जनता है यहाँ के, आप प्रतिनिधि हैं। आप जीतेंगे 3-3 बार में तो 3 पेंशन लेंगे, और हम 40 साल नौकरी करेंगे तो कुछ नहीं लेंगे। ये कौन सा, ये तो अन्याय है ना, सोचने की बात है। आपके कहने का मतलब है कि पैसे की कमी कोई मुद्दा नहीं कोई है। मुद्दा आप ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, हाँ, तो व्यवस्था का मुद्दा है। आपने जो बनाया हुआ है कानून, आप जो अपने लिए फैसिलिटी ले रहे हैं, दूसरे के लिए फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं। आपकी नज़र में कर्मचारी कुछ नहीं है। आप सालों साल अपना पेमेंट बढ़ा लेते हैं, पेंशन बढ़ा लेते हैं, मेज़ थपथपा करके, और जब हमारी बारी आती है तो जनता से पूछने का ढकोसला करते हैं कि जनता से पूछेंगे जनता खुश है कि नहीं। अरे भाई, आपसे कितने खुश है अभी बताइए? 50 साल में हटा देने की बात आ गई, 50 साल में हटा देने की बात आई। क्यों आई? 50 साल में नेता क्यों नहीं हटेंगे? 50 साल में जब हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे तो हम सर्विस से हटा दिए जाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी का सुनहरा पल दिया है, तो हमें आखिरी पल भी तो सुनहरा चाहिए। उनके लिए भी तो ये रूल लागू होना चाहिए कि वो 50 साल में हमारे तमाम कर्मियों को, सरकारी एम्प्लॉइज़ को हटा देना है भाई, कि आपका 50 साल हो गया, आप निष्क्रिय हो गए, आप कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो नेता 70 साल के, 80 साल के नेता जो हैं, वो क्यों नहीं हट रहे? पहले वो हटे, मैं हटने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे शिक्षक इसका जवाब देंगे, अपने तरीके से दे रहे हैं, और हमने मन बना लिया है, जो हमें करना है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आखिरी बार वो बिहार में परमानेंट भर्ती कब आई थी? हम लोग बातचीत में पता चला था, अभी बता दें। नहीं, परमानेंट की भर्ती के बारे में तो हम जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो बहुत पहले हुई होगी। 90 के बाद तो कभी हुई नहीं। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से कभी 91-92 में वैकेंसी आई थी, जो पेंडिंग पड़ गई थी, और कोर्ट के माध्यम से वो वैकेंसी हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं समाज के माध्यम से, चूँकि हम लोग जब से ग्रेजुएट किए या इंटरमीडिएट में भी थे, उस समय कोई वैकेंसी आई नहीं थी। मिडिल स्कूल में वैकेंसी थी, लेकिन हाई स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं आई। तो ये शिक्षकों की भर्ती वाला जो मुद्दा है, ये रह करके उठता रहता है, और इस पर सवाल भी किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बात भी की सर से, उन्होंने भी बताया कि खुश नहीं है टीचर्स। तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोग यहां पे आए, चूँकि आज तक हम समाज में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, कभी शिक्षकों का सूद लेना वाजिब नहीं समझती है। तो बहुत आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे। हम शिक्षकों का दर्द जो है उसको जानने का कष्ट किए, और जो आज की व्यवस्था है वो बहुत ही गलत है। भारत में हमारे हिसाब से इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ कोई शिक्षकों का कैडर सीट नहीं है। हमारी तत्कालीन जो वर्तमान सरकार है, उसने 2006 से ही सभी प्रकार के शिक्षकों का कैडर सीट ही समाप्त कर दिया है। चाहे आप जितनी योग्यता रखते हो, आपको संविदा पे ही बहाली होगी। ये गलत है, ये किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है। कैडर से क्या मतलब? कैडर सीट का मतलब होता है कि जो पहले से स्वीकृत पद हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पहले से 90 के दशक या उससे पहले जब राजकीयकरण या राजकीयकृत हुआ था, उस समय से जो स्वीकृत पद हैं, जैसे हमारे विद्यालय में माध्यमिक सेक्टर में 13-1 का स्वीकृत पद है, लेकिन आज के डेट में जितने शिक्षक हमारे रिटायर होते जा रहे हैं, वो पद स्वतः समाप्त होते जा रहा है। ऐसा जो सरकार द्वारा ऐसा नियमावली लाई गई है 2006 के नियमावली के अनुसार, वो बिल्कुल उससे हम लोग सहमत नहीं है। चूँकि एक होती है ना कि हमारे पास योग्यता कम हो, तो एक आप बहाली का प्रक्रिया लाइए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन दें, और हमें जिस लायक हो उस लायक हमारा मतलब निर्धारण हो कि नहीं भाई आप कैडर सीट पे आएंगे, या अतिरिक्त जो संविदा पे बहाली, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करती है,
केंद्रीय विद्यालय में भी, लेकिन वो अतिरिक्त टीचर होते हैं। उनका स्वीकृत जो पद होता है वो रेगुलर वैकेंसी आते रहती है। तो आपका ये कहना है कि जो रेगुलर वैकेंसीज हैं उन पे भी भर्ती नहीं हो रही है और लोगों को अतिरिक्त टीचर्स को हायर किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? अतिरिक्त टीचर जो नियोजित टीचर है यहाँ बिहार में नियोजित शब्द से संबोधित किया गया है। हालांकि अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको कहा, एक तरीके से ढकोसला ही कहेंगे कि कहा कि हम नियोजित कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हालांकि उनके विभाग द्वारा जो भी लेटर जारी हुआ है विगत इस वर्ष 2020 से पहले, वो नियोजित शब्द से ही हुआ है। और हम लोग का जो नियुक्ति पत्र भी मिला है वो नियोजित शब्द से ही संबोधित करके मिला है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नियोजित कर्मी उनको नहीं कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि पेपर्स में लिखा है। दिया है तो फिर हमारे नियुक्ति पत्र पे ही लिखा हुआ है, वो कहने की क्या चीज़ है, नियुक्ति पत्र पे ही लिखा हुआ है। और जो हमें मिलना चाहिए, एक शिक्षक को जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं से वो मिलता नहीं है बिहार में। हम लोग बहुत इस चीज़ से असंतुष्ट हैं। और माननीय जो मंत्री महोदय लोग हैं, मुख्यमंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों, तो आप बोलते हैं कि जो हम शिक्षकों को दे रहे हैं संसाधन के अनुसार से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है फिर सारे राज्यों के पास संसाधन कहाँ से आ जाते हैं। ये भी भारत में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य में स्वीकृत पद पे लगभग 2-2.5 लाख टीचर अपने राज्य की जनसंख्या और कैपेसिटी के हिसाब से सारे राज्यों में हैं। लगभग 4.25 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग 1,80,000 से ऊपर स्वीकृत पद पे शिक्षक, रेगुलर शिक्षक जो हैं झारखंड में है, और वहाँ पे रेगुलर वैकेंसी भी होती है, प्रति साल वहाँ रेगुलर वैकेंसी भी निकलती है। तो वो सब राज्य कहाँ से कर लेते हैं। इस बार जब हमने बातचीत की थी शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा था कि इस बार कोरोना की वजह से भी जो फंड्स थे उन पे भी असर पड़ा। तो इन सब पर आपका क्या कहना है? क्या ये हाल की दिक्कत है या ये बहुत पुरानी दिक्कत है? नहीं, सरकार की शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये जो वर्तमान सरकार है 15 साल से, उनकी शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है और इसका प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। सबसे बड़ी कमी क्या है शिक्षा नीति? शिक्षा नीति में सब वो लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षक भी पढ़ाएं। जैसे हम लोग आते हैं, और यह चीज़ खास तौर पे प्राथमिक स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में देखा जाता है, उनको इस तरीके से व्यवस्था दी जाती है कि शिक्षक अन्य कार्यों में, जैसे हुआ भोजन जो कराना हुआ विद्यालय में, तो शिक्षक भोजन कराएंगे तो पढ़ाएंगे कब। और यहाँ हमारे हाई स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बेसिक शिक्षा लेके आते नहीं, फिर हम लोग को बेसिक स्टार्टिंग करना पड़ता है, बहुत नीचे से स्टार्टिंग। उनकी भी शिक्षकों की कमी नहीं है, चूँकि शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है वो असफल है। वो चाहती ही नहीं कि पढ़ाए। प्रोटेस्ट करने के अलावा, ठीक है, आवाज़ उठाने के अलावा नियोजित शिक्षकों ने क्या किया? पिटीशन डाला, मिले मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, किस कोर्ट में पिटीशन डाला, क्या किया? उसकी कोई अगर टाइमलाइन, अगर उसका कुछ हो तो वो बताइए सर। बिल्कुल सर, हम लोगों ने, चूँकि मैं 2010 से हूँ, 2010 में मेरी ज्वाइनिंग डेट है, जून 2010 में। उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, अपनी मांगों को उठाते रहे, और अपने जो संबंधित मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से लगातार अपने पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को जिला से, प्रखंड स्तर से जिला लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक अपनी मांगों को हम लोगों ने रखा है। और अपने संघ के माध्यम से हम लोगों ने हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों को जो माननीय जज महोदय ने हम लोगों के पक्ष में डिसीजन दिया था। और हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट नहीं, हम लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल, पेटिशन पे हम लोगों ने पेटिशन किया था। पेटिशन दिया था, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया? माननीय महोदय द्वारा, जज महोदय द्वारा तो उसमें डिसीजन आया था, अनिल उपाध्याय सर का बेंच था, उसमें डिसीजन आया था, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में डिसीजन आया था कि इनको समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए और इन्हें उचित सम्मान दिया जाए। लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं। फिर सरकार, बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके पश्चात वहाँ पे जो था पूरा अपना एनर्जी सरकार ने, जो कि पैसा मतलब बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे खर्च होना चाहिए था, करोड़ों रुपए सरकार ने ऐसे ही वेस्ट कर दिया हम लोग के खिलाफ लड़ने में। जो हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए था वो उसके खिलाफ में लड़ करके, और जैसे तैसे अपना सेटिंग करके, चूँकि उस समय केंद्र का चुनाव भी था, तो हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और सेटिंग करके जैसे तैसे सरकार ने अपने पक्ष में डिसीजन वहाँ से। अब ये तो कानून व्यवस्था है, पता नहीं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार चली गई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने कोई रिव्यू पिटीशन या कोई और पिटीशन डाला? क्या हुआ?
हम लोगों ने उस समय सरकार के विरुद्ध में अपना पक्ष रखा था। हम लोग के वकील साहब के माध्यम से, चूँकि अलग अलग हमारे संघ हैं, संघ के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग वकील को हायर किया था और उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना पक्ष माननीय वकील साहब के माध्यम से हम लोगों ने रखा था। और हम लोग का केस जो था पहले तो बहुत लंबा खींचा गया था, बहुत लंबे समय तक जानबूझ के पेंडिंग में डाला गया था। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल में बिहार की शिक्षा नीति और इसके स्कूल कॉलेजों पर बहुत बहस चलती रहती है। 2016 में जो चीटिंग स्कैंडल सामने आया था, उसके बाद से लगातार इस मामले पर फोकस बना रहा। हाल में ही हमने बिहार के शिक्षा मंत्री KNP वर्मा से बातचीत की। उन्होंने हमें ये बताया कि शिक्षक बहुत खुश हैं और सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन आज आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बताया कि क्या हालत है, क्या उनकी मांगे हैं, कौन सी दिक्कतें हैं जो वो लगातार कई सालों से फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। आने वाली सरकार से इनकी उम्मीदें, इनकी बातें क्या थी, आपने देखी, इनकी मांगे सुनी। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक। मैं हूँ प्रेरणा, मेरे साथ हैं रूहानी और सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया।